हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर आपका 10 है, जो चैप्टर नंबर 12 है एटम्स, जिसको हम कहते हैं परमाणु, है ना। तो आपको परमाणु तो पता होगा, है ना, और आपको ये भी पता होगा कि मैटर किसे कहते हैं, मीन्स पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ आप मीन्स क्या होता है, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है या कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पदार्थ बोलते हैं या फिर द्रव्य बोलते हैं। मीन्स द्रव नहीं, द्रव आपका लिक्विड होता है और द्रव्य आपका मैटर होता है ना। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। तो इतना आपने पढ़ रखा होगा पहले से। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जैसे टॉमसन हो गया, रदरफोर्ड जी हो गए, नील्स बोहर जी हो गए, तो इन लोगों ने अपना मॉडल दिया है ना, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा थोड़ा सा, कि शायद आपकी मैम ने सर ने बताया होगा कि जो टॉमसन का परमाणु मॉडल है, उसके लिए एग्जांपल उन्होंने दिया तरबूज का परमाणु मॉडल, है ना, कि एक तरबूज ले लेते हैं और उसमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं तरबूज के, उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है ना। तो उन्होंने यही बताया कि जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लेयर होती है तरबूज की, उस पर कुल उपस्थित जो धन आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश होता है, दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता। अतः इन्होंने क्या बताया है कि जो परमाणु होता है वो हमारा क्या होता है, उदासीन, इन्होंने बताया है। ये देखिए, अतः परमाणु क्या बताया इन्होंने, उदासीन बताया। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज ईंट पर नाचे आपने सुना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की है, मीन्स थॉमसन ने की है। और प्रोटॉन की खोज, अब यहाँ पर प्रोटॉन की खोज कुछ लोग रदरफोर्ड कहते हैं, है ना। तो देखिए, प्रोटॉन की जो खोज है वो आइंस्टीन ने की थी, मीन्स हाँ, गोल्डस्टीन ने की थी ना। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी और इसका जो नाम दिए थे वो रदरफोर्ड जी ने दिया था। तो प्रोटॉन की अगर खोज की बात आएगी तो गोल्डस्टीन बोलेंगे, और अगर नामकरण की बात आएगी तो आप रदरफोर्ड बोलेंगे, है ना। और जो आपके बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या बच रहा है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, है ना। तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा कि अगर प्रोटॉन की खोज की बात करेगा तो गोल्डस्टीन है, और अगर प्रोटॉन के नामकरण की बात करेगा तो रदरफोर्ड जी है ना। बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज तो टॉमसन ने किया था ना। तो चलिए बिना देर करते हुए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर टॉमसन जी ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या बोला है और क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने लिखा है कि टॉमसन का परमाणु मॉडल, है ना। अब टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, तो सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में, जब 1904 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक, है ना, ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक जो हमारे जोसेफ जे टॉमसन है, इनका नाम है जोसेफ जे टॉमसन, टॉमसन का पूर्ण नाम है, ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने परमाणु पर अध्ययन किया और इन्होंने उसके आधार पर एक मॉडल दे दिया, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं ना। तो इन्होंने इतना बोला, फिर क्या है, इन्होंने बोला है कि जे टॉमसन के अनुसार किसी पदार्थ का जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का गोला होता है। इन्होंने बताया कि जो पदार्थ का परमाणु होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का गोला होता है, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं ना, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉनों पर कुल उपस्थित जो ऋण आवेश होता है वो गोले पर उपस्थित कुल धन आवेश के बराबर होता है। इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, में जो इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश लगता है, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन आपको माइनस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जितना भी ऋण आवेश होता है वो गोले पर उपस्थित कुल धन आवेश के बराबर होता है। अतः इन्होंने परमाणु को क्या बोल दिया, विद्युत उदासीन बोल दिया, है ना। और यहीं पर इनकी कमी निकल आती है कि इन्होंने अल्फा कण का परिकरण नहीं दे पाए, है ना, और इनके कुछ कमियां भी है ना। तो ये सब चीजें, जैसे इलेक्ट्रॉन अल्फा कण का परिकरण उन्होंने सिद्धांत नहीं कर पाए कि अल्फा कण का परिकरण कैसे होता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सके, तो इनके परमाणु मॉडल में कमियां निकल आई है ना। लेकिन ये आप में जो पूछा जाता है, मैंने बताया वैसे पूछा बहुत कम जाता है, आप में जो पूछा जाता है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या फिर अल्फा कण का परिकरण संबंधी प्रयोग,
इतना में इम्पोर्टेंट है। और ये मान लीजिए आता है तो आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें मैंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ जे थॉमसन ने, है ना, जोसेफ जे थॉमसन ने एक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं, ना। तो इन्होंने क्या बोलिया कि थॉमसन का जो मिस थॉमसन के अनुसार किसी पदार्थ को जो परमाणु होता है उसका कितना 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का गोला होता है ना, जिसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये हो गया। और इन्होंने क्या बोला कि अतः जो परमाणु पर कुल ऋण आवेश होता है, जो परमाणु के अंदर जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पर जो उपस्थित कुल ऋण आवेश होता है गोले पर उपस्थित कुल धन आवेश के बराबर होता है ना, बराबर होता है। अतः परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है ना। और उन्होंने एक मॉडल ले लिया था जो कि भी मैंने बताया तरबूज के लिए। तो तरबूज को उन्होंने क्या लिया, जो तरबूज के अंदर लेयर होती है उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको उन्होंने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन मान लिए। और जो उसकी लेयर है तरबूज की उसको उन्होंने क्या मान लिया, उसका गोला का कोटि का गोला मान लिया है। तो उसका जो लेयर पर जो धन आवेश है और जो बीजों पर, बीजों को इलेक्ट्रॉन बोले, तो इलेक्ट्रॉनों पर जो कुल उपस्थित ऋण आवेश होता है गोले पर उपस्थित कुल धनावेश के बराबर बता दिया है। और इस प्रकार इन्होंने विद्युत परमाणु को उदासीन बता दिया है ना। तो इनका ये मॉडल था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद आपको अल्फा कण का परिकीर्णन बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण संबंधी प्रयोग, है ना। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण संबंधी प्रयोग हम पढ़ेंगे, और ये आपका इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। आपसे पूछ लेगा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण संबंधी प्रयोग बताइए तथा इसके निष्कर्ष लिखिए, है ना। तो ये आपको बताना रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले इसमें मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले इन्होंने एक स्वर्ण पत्र ले लिया था, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एक स्वर्ण पत्र ले लिया था। अब इन्होंने सोने की चादर क्यों ली थी, क्योंकि सोना जो आपका होता है सबसे आघात वर्धन्यता होती है, सबसे ज्यादा मिलिएबिलिटी होता है। मैं इसको जितना पीटोगे उतना फैलता जाएगा ना, उतना पतला होता जाएगा। सोने में सबसे, अगर कोई पूछ लेगा, मैम सर आपको पूछ लेंगी कि बताइए कौन सी धातु सबसे ज्यादा आघात वर्धन्यता होती है, तो आप बताएंगे गोल्ड मीन्स सोना। सोना को जितना पीटेंगे उतना वो पतला होता जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सोने की पतली चादर ले ली, है ना। और उसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें रेडियो एक्टिव तत्व को इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार करके देखा। तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो किरणें हैं वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही हैं, और जो कुछ किरणें हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार करके देखा तब इन्होंने क्या देखा कि जो कुछ किरणें हैं अपने बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, और कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। और इसी को इन्होंने क्या बोला है, अल्फा कण का परिकीर्णन बोला है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ किरणें सीधे निकल रही हैं और कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या हमारी स्टेटमेंट क्या है। तो रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र को निर्वात में रखकर, निर्वात में वैक्यूम, है ना, निर्वात में रखकर किसी अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्व। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, तो जरा इसको भी समझ लीजिए। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, उसे हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी, और इसके बाद उन्होंने मैडम क्यूरी जी ने भी इस पर रिसर्च किया था। तो सबसे पहले हेनरी बेकरल थे, उसके बाद मैडम क्यूरी जी ने, है ना। तो वही रेडियो एक्टिव तत्व में जिसमें अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो क्या है, अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित अल्फा कणों की बौछार करके देखा कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जो कि आपके डायग्राम में दिख रहा है, और तथा कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, वो भी मैंने डायग्राम में दिखाया है। और इस घटना को रदरफोर्ड का अल्फा कण संबंधी प्रयोग कहते हैं, ना, या इस घटना को अल्फा कण का परिकीर्णन कहते हैं।
सीधी सी नॉर्मल सी डिफिनेशन थी। इन्होंने जो बोला मैंने डायग्राम में बताया वही मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद इसी के लिए निष्कर्ष बता देते हैं कि आखिर इससे निष्कर्ष क्या लिया है, निष्कर्ष क्या निकला है ना। तो चलिए हम उसको भी बता देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष, है ना। तो देखिए निष्कर्ष में क्या है, मैंने वही अल्फा कण ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ अल्फा कण की बौछार करके देखा है। जो देखिए अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो किरणें नाभिक से टकरा रही हैं वो ये जाते हुए प्रतीत होती हैं, देख सकते हैं आप, है ना। और ये जो किरणें जा रही है और वापस उसी मार्ग में लौट आ रही है, क्यों? क्योंकि धनात्मक आवेश है ना, और किरणें क्या धनात्मक तो धनात्मक दोनों प्रतिकर्षित होती हैं, है ना, वापस लौट रही है। तो यहाँ से क्या होता है, इन्होंने वही देखा कि कुछ किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है और कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे मार्ग में विचलित हो जाती है ना, और कुछ किरणें उसी मार्ग से वापस उसी माध्यम में लौट आती है ना। तो इन्होंने क्या इससे निष्कर्ष निकाला, इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि नाभिक एक ठोस खोखला गोला होता है ना, कि जिससे परमाणु जो होता है एक ठोस खोखला गोला होता है। इन्होंने ये पहला निष्कर्ष दिया। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या दिया कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि परमाणु में एक कोई ठोस वस्तु पाई जाती है, कोई ठोस वस्तु होती है, जिसे इन्होंने क्या बोला है, जिसे इन्होंने नाभिक बोला है। दो स्टेटमेंट हो गए। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोला है कि कुछ अल्फा कण न्यून कोण से मुड़ जाते हैं तथा कुछ अधिक कोण से परिकर्णित हो जाते हैं, मींस मुड़ जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, जिससे स्पष्ट है कि नाभिक पर धन आवेश होता है। आप देख सकते हैं नाभिक पर धनावेश होता है। तो इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए इस प्रकार से निष्कर्ष, जो मैंने आपके एग्जाम में मैंने निष्कर्ष में 3 पॉइंट लिखे जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप अल्फा कण का परिकरण लिखेंगे और उसके बाद निष्कर्ष हेडिंग डाल करके आप अच्छे से लिख देंगे, आपको 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना, और आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले अभी पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।